हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 1 में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें हम एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण की संरचना पढ़ेंगे। जब हम भ्रूण की संरचना पढ़ेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। ये संरचना भी पढ़ेंगे। तो आइए देखें, स्टार्ट करें हम। सबसे पहले हम देखते हैं, जब पादप में निषेचन की क्रिया हुई थी। कौन सी क्रिया हुई थी? निषेचन की क्रिया हुई थी। निषेचन की क्रिया मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो उससे जो नई संरचना बनती है, नई कोशिका बनती है, उसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, ये वो संरचना होती है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। क्या होता है? जीवन। अगर क्वेश्चन कभी किसी ने पूछ लिया कि वह कौन सी संरचना है जहाँ से जीवन प्रारंभ होता है, तो जाइगोट ही वह संरचना होती है, वह कोशिका होती है जहाँ से जीवन प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे हमें पता है जाइगोट जो संरचना होती है ये डिप्लॉयड होती है। अब जाइगोट में लगातार विभाजन होता रहेगा, मतलब ये कोशिका है, ये कोशिका लगातार विभाजन करेगी, ये कोशिका एक नई संरचना बनाएगी, फिर और नई संरचना बनाएगी, फिर और नई संरचना बनाएगी, मतलब यहाँ पे लगातार विभाजन करते हुए अलग अलग संरचना बनाएगी और फिर जाके क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा या एम्ब्रियो बन जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले कुछ पॉइंट मिलते हैं। एक नोट है, 100 रुपये का नोट है, ध्यान दें। इस 100 रुपये के नोट में कुछ इंपोर्टेंट टर्म है। जब जाइगोट से भ्रूण बनता है, उन सभी अवस्थाओं को मिलाकर हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन है एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो जब जाइगोट से भ्रूण बनता है, तो जब जाइगोट से जब भ्रूण बनेगा तो इसमें अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं आएंगी। इन सभी अवस्थाओं को मिलाकर क्या कहेंगे हम? भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सभी अवस्थाओं की स्टडी भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, अर्थात बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच या बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिसमें भ्रूण तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बायोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसमें भ्रूण तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। अब इसकी जब ये बायोलॉजी की एक शाखा बनी है तो इसके कोई जनक होंगे। तो यहाँ पे हमारे एक भारत के एक वैज्ञानिक थे, पंचानन माहेश्वरी। इनको हम भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पंचानन माहेश्वरी हैं, जो राजस्थान के रहने वाले थे। इन्होंने धतूरा का पौधा लिया और उस पौधे में भ्रूण का अध्ययन किया। इसमें भ्रूण का अध्ययन, और भ्रूण का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बायोलॉजी की एक नई शाखा बनाई जिसको हमने क्या कहा? भ्रूण विज्ञान। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। भ्रूण विज्ञान में हम सीधा ये नहीं कहेंगे कि भ्रूण का अध्ययन भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ध्यान दें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिसमें हम भ्रूण तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। और और यहाँ पे जाइगोट से जो भ्रूण बनेगा, तो जाइगोट से भ्रूण बनने के दौरान जब विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं आएंगी, उन अवस्थाओं को हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में दो शब्द हैं, एम्ब्रियो और जेनेसिस। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, जेनेसिस माने बनना या फॉर्मेशन होना। तो भ्रूण का फॉर्मेशन होना, तो यहाँ पे जब भ्रूण का फॉर्मेशन होगा या भ्रूण का निर्माण होगा तो अलग अलग अवस्थाएं आएंगी और उन्हीं अलग अलग अवस्थाओं को मिला देंगे तो क्या कहेंगे? भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हम किसी भी पादप की उत्पत्ति के आधार पर देखें, किसी भी पादप मतलब एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधों की उत्पत्ति के आधार पर देखें तो आवृत बीजी पौधे फिर से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो डाइकॉट, जिसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री। एक होता है मोनोकॉट, जिसे हम एक बीजपत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बीजपत्री। अब द्विबीजपत्री में दो शब्द, द्विबीजपत्री। द्वि माने दो, बीज और पत्री माने पत्र, मतलब ऐसे बीज जिनमें दो बीज पत्र होते हैं उनको द्विबीजपत्री कहते हैं, और ऐसे पौधे जिनमें केवल एक बीज पत्र होता है उसको एक बीजपत्री या मोनोकॉट कहते हैं।
इंग्लिश में देखें तो डाइकॉट, डाई माने दो, कॉट माने कॉटिलीडन, कॉटिलीडन मतलब कि बीज पत्र। तो ऐसे पादप जिनमें दो कॉटिलीडन या दो बीज पत्र पाए जाते हैं उनको डाइकॉट या द्विबीजपत्री कहते हैं। और ऐसे पादप जिनमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है उसको मोनोकॉट या एक बीजपत्री कहते हैं। अब यहाँ पे ये कॉटिलीडन या बीज पत्र क्या कहलाता है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा। जैसे हमने एक चना लिया, उस चने को हमने तोड़ा तो इसके दो अलग अलग बराबर भाग बन गए। ये चना था, इसको हमने बीच से तोड़ दिया, या मान लो ये एक काजू था, या मान लो ये एक बादाम था। इसको हमने जब दो अलग अलग पार्ट में तोड़ा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो उन पर्टिकुलर एक पार्ट को हमने क्या बोला, बीज पत्र या कॉटिलीडन बोला। तो ऐसे पादप जिनमें दो बीज पत्र होते हैं। अब जैसे दालें, सभी प्रकार की दालों में दो पार्ट होते हैं, चना हो चाहे मूंग हो चाहे अरहर हो या तुअर की दाल हो। इसके अलावा जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो दो बराबर बीज पत्र में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए वो हो गए मोनोकॉट, ये हो गया हमारा डाइकॉट। अब आगे देखें तो सबसे पहले हम डाइकॉट की संरचना देखेंगे, क्योंकि डाइकॉट जो द्विबीजपत्री पौधे हैं ये सबसे प्राचीन हैं और इनके बाद मोनोकॉट का विकास हुआ, अर्थात डाइकॉट से ही मोनोकॉट का विकास हुआ है। डाइकॉट या द्विबीजपत्री पौधों से ही मोनोकॉट या एक बीजपत्री पौधों का विकास हुआ है। अगर किसी ने पूछा कि डाइकॉट और मोनोकॉट में आधुनिक कौन है, तो सबसे ज़्यादा आधुनिक कौन है, मोनोकॉट, क्योंकि इनका विकास किससे हुआ है, डाइकॉट से हुआ है। तो प्राचीन या एंशियंट कौन होगा, द्विबीजपत्री, और आधुनिक या मॉडर्न कौन होगा, एक बीजपत्री। तो जब जो पहले आया है हम वहाँ से अध्ययन करेंगे, अर्थात पहले कौन आया है, डाइकॉट। मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो या द्विबीजपत्री भ्रूण। क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री भ्रूण, इसकी संरचना पढ़ेंगे अपन लोग, द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना देखेंगे। तो आइए देखते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। द्विबीजपत्री भ्रूण में देखें तो सबसे पहले ये हमारा ओव्यूल है। क्या है, ओव्यूल। इस ओव्यूल में हमने देखा था यहाँ पे ओवरी से ये जो संरचना होती है इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है, ये लंबी सी नली निकलती है जिसको हम फ्यूनिकल बोलते थे। क्या बोलते थे, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल आगे जाके एक घुमावदार संरचना बनाती थी जिसको हम क्या बोलते थे, हाइलम बोलते थे। क्या बोलते थे, हाइलम। ये हाइलम आगे जाके एक ऊपर वाला पार्ट बनाता था जिसे हम क्या बोलते थे, चैलेजा बोलते थे। क्या, चैलेजा। चैलेजा के अंदर बहुत सारे एक पूरा स्पेस होता था जिसको हम बीजांड का या न्यूसेलस बोलते थे। इसके बाद इसके न्यूसेलस के ऊपर एक द्वि आवरण होता था जिसको हम अध्यावरण बोलते थे या इंटीग्यूमेंट बोलते थे। बाहर वाले इंटीग्यूमेंट को हम आउटर या बाह्य अध्यावरण बोलते थे, और अंदर वाली संरचना को हम अंतः या इनर इंटीग्यूमेंट बोलते थे। क्या बोलते थे, इनर इंटीग्यूमेंट। अब इस बीजांड में बहुत सारी कोशिकाएं होती थी। इन बहुत सारी कोशिकाओं में जब विकास हुआ तो एक नई संरचना बनी जिसको हमने एम्ब्रियो सैक बोला। क्या बोला, एम्ब्रियो सैक बोला। अब इस एम्ब्रियो सैक में देखें तो यहाँ पे इस तरीके की संरचना दिखाई दे रही है। अब इसी संरचना को अगर हम सीधा घुमा दें, ध्यान देना बच्चों, ये इस तरीके से संरचना घूमी हुई है। अब इसको हमने घुमा के सीधा कर दिया तो इस तरीके की सी संरचना दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, इस तरीके की संरचना। इस तरीके की संरचना दिखाई देगी तो हमें पता है इसमें निषेचन की क्रिया हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, निषेचन की क्रिया। और निषेचन की क्रिया हुई थी तो यहाँ पे जो नई कोशिका बनी थी जिसको हमने क्या बोला था, डाइकोट बोला था। क्या बोला था, डाइकोट। तो ये सॉरी जाइगोट बोला था। क्या बोला था, जाइगोट। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो ये हमारा जाइगोट हो गया। क्या हो गया, जाइगोट, जो आगे जाके क्या बनाएगा, भ्रूण या एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूण या एम्ब्रियो। ध्यान देना बच्चों, ये जाइगोट कहाँ पे होता है, ये बीजांड द्वार वाले पार्ट या माइक्रोपाइल वाले पार्ट की ओर होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें ये दो बीच में कोशिकाएं हैं या केंद्रक हैं जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, जिसने भविष्य में क्या बनाया था, एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोश बनाया था। क्या बनाया था, एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोश। इसके अंदर जो ग्रीन कलर की जो संरचना दे रही है ये हमारी क्या है, न्यूसेलस है या बीजांडकाएं हैं। और यहाँ पे तीन कोशिकाएं थी जिनको हमने एंटीपोडल सेल बोला था। क्या बोला था, एंटीपोडल सेल। और ये जो पार्ट था ये पूरा, इसको हमने क्या बोला था, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। क्या बोला था, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। ध्यान देना बच्चों, ये डायग्राम बहुत जरूरी है। ये जाइगोट है, इस जाइगोट को हम
बाहर निकालें, उसका देखें तो ये जायगोट निकल आया। क्या है ये जायगोट? जो कैसा होता है, द्विगुणित या डिप्लॉयड होता है। अब इस जायगोट में हमें सबसे पहले क्या करना है, अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन करना है। कौन सा? अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन। और ये जो विभाजन होता है वो कैसा होता है, असमान होता है। क्या होता है? असमान। असमान विभाजन होता है, अर्थात यहाँ पे जो एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगी वो कैसी होंगी, असमान होंगी, अलग अलग होंगी, या हम बोल सकते हैं एक कोशिका छोटी होगी और एक कोशिका बड़ी होगी। तो जैसे ही यहाँ पे अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो यहाँ पे दो कोशिकाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? दो कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं? दो कोशिकाएं बनेंगी। जो ऊपर वाली कोशिका है इसको, इस बड़ी कोशिका को हमने क्या बोला, बेसल सेल या आधार कोशिका। ध्यान देना बच्चों, ये कोशिका कहाँ पे होगी, बीजांड द्वार के पास होगी। कहाँ पे होगी? बीजांड द्वार के पास। तो हम सीधा ये भी कह सकते हैं, जायगोट में जब अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो बीजांड द्वार के पास जो कोशिका होती है उस कोशिका को हम आधार कोशिका या बेसल सेल कहते हैं। ठीक है। और दूसरी जो छोटी कोशिका होती है उसको हम एम्ब्रियोनल सेल या भ्रूणीय कोशिका होती है, जो कहाँ पे होती है, जो न्यूसेलस या निभाग के पास में होगी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे कि बीजांड द्वार के पास कौन सी कोशिका होती है और न्यूसेलस या निभाग के पास कौन सी कोशिका होती है। तो बीजांड द्वार के पास होती है हमारी आधार कोशिका, जिसे हम बेसल सेल कहते हैं, और न्यूसेलस या निभाग के साइड जो कोशिका होती है उसे हम भ्रूणीय कोशिका या एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो जायगोट था उस जायगोट में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है, वो भी असमान। असमान मतलब एक कोशिका बड़ी एक कोशिका छोटी। जो बड़ी कोशिका थी वो बीजांड द्वार के साइड थी, जिसको हमने आधार कोशिका बोला था, और जो छोटी कोशिका थी वो न्यूसेलस या निभाग के साइड थी, जिसको हमने भ्रूणीय कोशिका या एम्ब्रियोनल कोशिका बोला था। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी वाली कोशिका बनाई जिसको हमने आधार कोशिका बोला, और एक छोटी वाली कोशिका थी जिसको हमने भ्रूणी कोशिका बोला। अब हमें ध्यान देना है बच्चों, ये जो आधार कोशिका है, बीजांड द्वार के बाद जो आधार कोशिका है, इस आधार कोशिका में लगातार विभाजन होता रहेगा, लगातार कोश का विभाजन होता रहेगा। ठीक है, क्या होगा, लगातार कोश का विभाजन होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे लगातार विभाजन होगा और विभाजन होते होते 16 कोशिका वाली एक नई संरचना या 16 सेल वाली एक नई कोशिका संरचना बनेगी। क्या बनेगी? एक नई कोशिका संरचना बनेगी। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे अलग अलग नाम से जानेंगे। अब ये जो संरचना बनी, ये दो कोशिकाएं थी। इस ऊपर वाली कोशिका में अर्थात आधार कोशिका में लगातार विभाजन हुआ। विभाजन होते होते 16 कोशिकाओं की एक संरचना बनी। कितनी? 16 कोशिकाओं की एक संरचना बनी। इस 16 कोशिकाओं की संरचना में सबसे ऊपर वाली कोशिका एक नुकीली और फूली हुई संरचना होती थी। कैसी? एक नुकीली और फूली हुई संरचना होती थी, जिसको हम चूषण कोशिका या हॉस्टोरियम या हॉस्टोरा बोलते थे। ध्यान देना बच्चों, जैसे ही आधार कोशिका में लगातार विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद 16 कोशिकीय एक संरचना बनी। इस 16 कोशिकीय संरचना में जो ऊपर की सबसे फूली हुई संरचना थी, जिसे हमने चूषण कोशिका कहा। क्या कहा? चूषण कोशिका। अब नाम ही इसका क्या है, चूषण कोशिका। मतलब ये चूसेगी। किसको चूसेगी? तो जहाँ पे ये भ्रूण पोष की वाली संरचना होगी वहाँ से न्यूट्रिशन को या पोषणीय पदार्थ को चूसेगी। इसलिए हमने इसको हॉस्टोरा या चूषण कोशिका या हॉस्टोरियम बोला है। ये फूली हुई संरचना के जस्ट नीचे 15 कोशिकाएं और होंगी। तो यहाँ पे ये पूरी जो 16 कोशिकाओं की संरचना है, उस 16 संरचनाओं की कोशिकाओं को हम बोलेंगे निलंबन या सस्पेंसर। और ऊपर वाली जो फूली हुई संरचना है, इन्हीं 16 में से जो ऊपर वाली फूली हुई संरचना थी उसको हमने चूषण कोशिका बोला। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आधार कोशिका थी। आधार कोशिका में लगातार विभाजन हुआ। विभाजन होते 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 16 कोशिकीय संरचना बनी। इस 16 कोशिका की संरचना को हमने निलंबन या सस्पेंसर बोला। इसी 16 कोशिकीय संरचना की सबसे ऊपर वाली कोशिका थी, उसको हमने चूषण कोशिका बोला। क्या बोला? चूषण कोशिका। और नीचे वाली जो एक फूली हुई संरचना थी जिसको हम भ्रूणीय कोशिका कह रहे थे, उसमें अभी कुछ नहीं होगा और हमारी जो स्ट्रक्चर वो इस तरीके से हो जाएगी। ये जायगोट था। इस जायगोट में डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद
इस तरीके से 16 कोश की संरचना बन गई। क्या बन गई? 16 कोश की संरचना, और ये हमारी भ्रूणीय कोशिका थी। अब इस 16 कोश की संरचना में जो 64 कोशिका थी वो थोड़ी सी बीजांड द्वार वाले भाग में बाहर निकल आएगी। कैसी करेगी? बीजांड द्वार वाले भाग में बाहर निकल आएगी, जिससे ये अदर पोषणीय पदार्थ लेती रहे। अब इस संरचना का नेक्स्ट पार्ट देखें। यहाँ पे हमने देखी है जो ऊपर वाली कोशिका थी 64 कोशिका थी, ठीक है। ये पूरी की पूरी आधारीय कोशिका थी जिसने विभाजन किया था। विभाजन किया कितनी बनी थी? 16 कोशिका बनी थी। इन 16 कोश की संरचना को हमने निलंबन या सस्पेंसर बोला था, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। जो 16वीं सेल थी उसको हमने चूसक या हॉस्टोरा बोला था। बाकी ये 15 नॉर्मल थी, और नीचे एक फूली हुई संरचना थी जिसको हमने क्या बोला था? भ्रूणीय कोशिका बोला था। अब यहाँ पे अब क्या होगा? अब भ्रूणीय कोशिका की बारी आ गई, और भ्रूणीय कोशिका वो क्या करेगी? वो भी विभाजन करेगी, लेकिन यहाँ पे विभाजन होगा अनुलंबीय या लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होगा। अनुलंबी मतलब इसका खड़े में विभाजन होगा, और एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएंगी। ध्यान, यहाँ पे मैं ये पूरी संरचना नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल इसका बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें विभाजन होगा तो यहाँ पे ये 2 कोशिकाएं बन गई। एक कोशिका से विभाजन होगा तो 2 बन गई। फिर से एक बार अनुलंबी विभाजन या लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, और 2 से क्या बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। क्या बनेंगे? 4। अब जैसे ही यहाँ पे 4 कोशिका बनेंगे तो इन चारों कोशिकाओं में अब एक अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स विभाजन होगा। इस तरीके से विभाजन हो जाएगा, और ये 4 कोशिकाएं कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 8 में। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से ये संरचना बन जाएगी। ये अपनी 64 कोशिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये नीचे जो भ्रूणीय कोशिका थी 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, और 4 से अनुप्रस्थ विभाजन के दौरान 8 बने। अब ये जो 8 कोशिकाएं बनी हैं, ये 8 कोशिकाएं 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगी। ऊपर की जो 4 कोशिकाएं थी, इन चारों कोशिकाओं को बोलते हैं हाइपोबेसल या आधारधार कोशिका। क्या बोलेंगे? हाइपोबेसल सेल या आधारधार कोशिकाएं, जो सस्पेंसर कोशिका से अटैच होती थी या निलंबक कोशिका से अटैच होती थी, और यही आगे जाके मूलांकुर अर्थात रेडिकल बनाएंगी और हाइपोकॉटिल अर्थात बीज पत्राधार का निर्माण करेंगे। ध्यान देना बच्चों, आधारधार कोशिका जो होती है ये 2 संरचनाएं बनाती हैं भविष्य में, मूलांकुर और बीज पत्राधार, रेडिकल और हाइपोकॉटिल। अब जो नीचे की 4 कोशिकाएं थी, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं एपीबेसल। ऊपर वाली को बोलेंगे हाइपोबेसल, नीचे वाली को बोलेंगे एपीबेसल कोशिका या अध्याधार कोशिका। ध्यान देना, ये आधारधार है और ये अध्याधार। ये अध्याधार कोशिका क्या है? ये 3 संरचनाएं बनाएंगी। कितनी संरचनाएं बनाएंगी? 3 संरचना। एक तो बनाएगी बीजपत्र जिसे हम कॉटलीडन कहते हैं, एक बनाएगी प्रांकुर जिसे हम प्लीम्यूल कहते हैं जो भविष्य में तना का निर्माण करेगा, और तीसरा होता है एपिकॉटिल या बीज पत्रोपरिक। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जब भ्रूणीय कोशिका में एक अनुलंबी विभाजन होगा तो 2 बनेंगे, फिर उन दोनों में फिर से अनुलंबी विभाजन होगा तो 4 बनेंगे, और इन चारों में अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। इन 8 कोशिकाओं को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले भाग को हाइपोबेसल या आधारधार कोशिका कहेंगे, जिससे जो सस्पेंसर कोशिका से जुड़ी रहती है और भविष्य में मूलांकुर और बीज पत्राधार बनाती है। बाकी की जो नीचे की एपीबेसल सेल या अध्याधार कोशिका होती है, ये भी 3 संरचनाएं बनाती हैं जिसको हम बीजपत्र, प्रांकुर और बीजपत्रोपरिक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लो इस तरीके की संरचना बन गई, जो ऊपर फूली हुई संरचना, ये 16 कोशिकाएं और ये। अब यहाँ पे जो 8 जो कोशिकाएं बन रही, ये लगातार क्या करेंगी? विभाजन करेंगी। क्या करेंगी? विभाजन। और विभाजन करते 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 इनमें एक ये गोल संरचना बना लेगी, फिर धीरे धीरे एक खांच बनती जाएगी, और इस तरीके से खांच बनती जाएगी, इस तरीके से अपनी खांच बनती जाएगी, ये खांच बनती जाएगी, और ये खांच बनते 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 इस तरीके की संरचना बना लेगी। ये जो इस तरीके की संरचना बने, जो ऊपर की जो कोशिकाएं थी ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ये ऊपर की जो कोशिकाएं हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, केवल इतना पार्ट बचेगा। और इतने पार्ट में जो ऊपर की 16 थी, उस 16 में से केवल एक कोशिका बचेगी जो इस हाइपोबेसल पार्ट से जुड़ी थी।
ठीक है। और यहाँ पे बाकी ये जो संरचना थी ये, अब ये दो फूली हुई संरचना देख रहे हैं, इन्हीं फूली हुई संरचना को हम बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज पत्र। और ऊपर वाली कोशिका की जो एक बची थी उसको बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। अब इस संरचना को हम, ये धीरे धीरे अपने आप को और विकास करेगी और इस तरीके की संरचना बना लेगी। ये बन गई इस तरीके की संरचना। इस संरचना में ध्यान देना बच्चों, ये हमारे क्या बन गए? कोटलीडन। दो कोटलीडन बने हैं, मतलब दो बीज पत्र बने हैं। और हमें पता है ऐसे पौधे जिनमें दो बीज पत्र होते हैं उनको द्विबीजपत्री पादप कहते हैं। जिन बीज में दो बीज होंगे उनको द्विबीजपत्री बोलेंगे, द्विबीजपत्री बीज बोलेंगे। इसी तरीके से द्विबीजपत्री तना हो जाएगा, द्विबीजपत्री पत्ती हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो संरचना थी, इस संरचना में ये जो फूली हुई संरचना थी जिसको हमने बोला कोटलीडन या बीजपत्र, ठीक है, जो क्या करेगी? जो अपने लिए पोषणीय पदार्थ को एकत्रित कर लेगी। भविष्य में यही बीज पत्र काय में कन्वर्ट हो जाएंगे? पत्ती में कन्वर्ट हो जाएंगे। काय में? पत्ती में कन्वर्ट होंगे। अब यहाँ पे इस संरचना के बाद ये जो ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है, इस ग्रीन संरचना को हम बोलते हैं प्लीम्यूल या प्रांकोर, ठीक, जो आगे जाके तने का निर्माण करेगा। किसका? तने का निर्माण करेगा। इसके बाद फिर ये जो इसी प्रांकोर के जस्ट बगल में जो येलो कलर की संरचना बनी है इसको हम एपिकोटल कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिकोटल या बीज पत्रोपरिक संरचना बोलेंगे। इसके और ऊपर संरचना देखें तो जो स्काई ब्लू कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है, इस स्काई ब्लू कलर की संरचना को हम मूलांकुर बोलते हैं, जो आगे जाके जड़ बनाएगी। क्या बनाएगी? जड़ बनाएगी। और इस मूलांकुर के बगल में जो ये ब्लू कलर की संरचना दिख रही है पूरी, ये हमारी कहलाती है हाइपोकोटिल या बीज पत्राधार। क्या कहलाती है? बीज पत्राधार। और सबसे ऊपर ये जो 16 कोशिकाओं में से एक कोशिका जो बची थी, उस एक कोशिका को बोलेंगे एपीफाइसिस, जो भविष्य में इस जड़ के ऊपर क्या बनाएगी? रूट कैप या मूल गोप की संरचना बनाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि जब भ्रूणी कोशिका में जब विभाजन हुआ था, 1 से 2 बनी थी, 2 से 4 बनी थी और 4 से 8 बनी थी। उन 8 में से ऊपर वाली कोशिकाओं को हमने हाइपोबेसल बोला था। क्या बोला था? हाइपोबेसल बोला था। और नीचे वाले को हमने एपीबेसल बोला था, ठीक है। और इनमें लगातार विभाजन होता गया और इस तरीके से एक खांच बन गई। और ऐसे खांच बनते बनते दो अलग पार्ट बन गए जिनको हमने बीज पत्र बोला था, जो भविष्य में न्यूट्रिशन को स्टोर करेंगे और आगे जाके क्या बनाएंगे? पत्ती की संरचना बनाएंगे। फिर हमने जो एपीबेसल वाला पार्ट था, इस एपीबेसल पार्ट में देखा था ये 3 संरचनाएं बनाई थी, बीज पत्र, प्रांकोर और बीज पत्र पर कोटलीडन, प्लीम्यूल और एपिकोटल। हमने यहाँ पे देखा कोटलीडन, एपिकोटल और प्लीम्यूल, ये इतनी संरचना थी। यहाँ से ये पूरी संरचना थी, ये किसने बनाई? एपीबेसल ने बनाई। और ऊपर की जो संरचना थी, ऊपर की संरचना कौन सी? मूलांकुर मतलब रेडिकल, हाइपोकोटल मतलब कि बीज पत्राधार। ये दोनों की दोनों किसने बनाई थी? ये हाइपोबेसल मतलब आधारदार कोशिकाओं ने बनाई थी। किसने? आधारदार कोशिकाओं ने। और इसके ऊपर जो 16 संरचना वाली कोशिका थी वो खत्म हो गई, केवल एक बची जिसको एपीफाइसिस बोला, जिसने रूट का निर्माण किया। किसका? रूट का निर्माण किया। अब यहाँ पे कुछ नोट है, ये देखें। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो पृथ्वी पर सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधे आए, फिर उसके बाद इनसे एक बीजपत्री पौधे का निर्माण हुआ, ठीक। दूसरा पॉइंट, जब जो हमारा बीजाणु था ओव्यूल, ये आगे जाके बीज का निर्माण करेगा। पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बीज का निर्माण किससे होता है? ओव्यूल अर्थात बीजांड से बीज का निर्माण होता है। फिर जो काली मिर्च और चुकंदर हैं, ये दोनों ऐसे पादप हैं जिनमें बीजांड का है। ध्यान देना बच्चों, काली मिर्च और चुकंदर ये दोनों के दोनों ऐसे पादप हैं जिसमें बीजांड का है या न्यूसेलस का कुछ भाग रह जाता है, ठीक है। क्या रह जाता है? कुछ भाग रह जाता है। चूसण सेल न्यूसेलस को कंप्लीट नहीं चूस पाती। जो चूसक कोशिका थी वो बीजांड काय को कंप्लीट नहीं चूस पाती, जिसकी वजह से कुछ भाग रह जाता है, ठीक है। और जो कुछ भाग जो रह जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म। अब पॉइंट यहाँ पे आएगा, पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं? तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो विभाजन आधार कोशिका में विभाजन के दौरान जो 16
संरचना वाली कोशिका बनी थी, उसमें जो फूली हुई कोशिका थी, कौन सी? चूषण कोशिका। ये चूषण कोशिका बीजांडकाय से पूरा का पूरा मटेरियल नहीं चूस पाती है, उस मटेरियल में कुछ पार्ट बच जाता है, जो पार्ट बचता है उसी को हम पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष। बच्चों, आशा करता हूँ ये एम्ब्रियो की संरचना आपको समझ में आई होगी कि भ्रूण का विकास किस तरीके से हुआ। एक भ्रूण था, भ्रूण ने किस प्रकार से विभाजन किया, विभाजन करते 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 2 कोशिका बनी। ऊपर वाली कोशिकाओं ने 16 कोश की संरचना बनाई, नीचे वाली कोशिकाओं ने 8 कोश की संरचना बनाई। उन 16 कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होती गई, केवल ऊपर की केवल एक कोशिका बची, जिसको एपीफाइसिस बोला था, जो मूल गुप बना रहा था। नीचे की जो 8 कोश की संरचना थी वो 5 संरचनाएं बनाई थी। ऊपर की 4 कोशिकाओं ने मूलांकुर बनाया था और हाइपोकॉटिल या बीजपत्राधार बनाया था। नीचे की 4 कोशिकाओं ने कॉटिलिडन, प्लीमिल और एपिकॉटिल अर्थात बीजपत्र, प्रांकुर और बीजपत्रोपरित ये संरचना बनाई थी। इस प्रकार से हमारे जायगोट से एम्ब्रियो बना, और जायगोट से जब एम्ब्रियो बना तो अलग अलग अवस्थाएं आई, जो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की विभाजन हुई, अलग अलग हमने नाम दिए। तो इस प्रकार से ये हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस अर्थात भ्रूण का विकास पूरा हुआ है। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो पाए। थैंक यू बच्चों।